नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से जुड़ी बीमारियों की। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में उसके हर अंग की अहम भूमिका होती है। पैंक्रियाज भी हमारे पाचन तंत्र का एक ऐसा जरूरी हिस्सा है जो कुछ खास तरह के एंजाइम का सिक्रेशन करके उसे दुरुस्त रखता है। हमारे शरीर में मौजूद छोटा सा पैंक्रियाज ऐसे बहुत से काम करता है जिससे हमारा शरीर दुरुस्त रहता है। तो अगर आज आप भी अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की किसी भी समस्या से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़िए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं और ये तीनों ही मेहमान अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद गर्ग। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चौधरी। डॉक्टर चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मालय रथ भी जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो हमें आप कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लिख सकते हैं। पैंक्रियाज अगर सही तरह से काम ना करे तो कई बीमारियां शरीर में घर कर सकती हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर का ये महत्वपूर्ण अंग कैसे काम करता है और हमें इसकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए। पैंक्रियाज या अग्नाशय हमारे पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है। पैंक्रियाज भोजन को ऊर्जा यानी एनर्जी में बदलता है, जिससे शरीर के अंग काम करते हैं। ये कई तरह के हार्मोन्स और एंजाइम्स का उत्पादन करता है, जिससे भोजन को पचाना संभव हो पाता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 6 से 8 इंच होती है। पैंक्रियाज शरीर का ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है, जिससे व्यक्ति डायबिटीज से बचा रहता है। पैंक्रियाज पेट में पाई जाने वाली पाचन तंत्र की एक प्रमुख ग्रंथि है। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय मुख्य रूप से पाचन में मदद करता है। इसके अलावा कई हार्मोन्स के रिसाव से भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके एंजाइम पाचन रसों का रिसाव करते हैं, जो खाने को आसानी से पचाने के लिए जरूरी है। अग्नाशय हमारी पाचन तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सर्वाधिक मात्रा में शामिल होते हैं। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध इन तत्वों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए पाचन तंत्र इसे छोटे अणुओं में तोड़कर साधारण पदार्थों में बदल देता है, जो हमारे शरीर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। अग्नाशय हमारे ब्लड में शुगर को भी कंट्रोल करता है। ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा या घटाकर संतुलित रखने में मदद करता है। साथ ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिसाव के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा प्रोटीन निर्माण को बढ़ाने के लिए अग्नाशय मुख्य भूमिका निभाता है। अगर किसी व्यक्ति का पैंक्रियाज खराब हो जाए तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके कारण डायबिटीज, पैंक्रियाज का कैंसर, अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आप भी पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, अगर पैंक्रियाज की बात करें तो ज़्यादातर सामान्य तौर पर हम पैंक्रियाज और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में सामान्य तौर पर नहीं सुनते। किडनी की बात हो जाती है, लिवर की बात हो जाती है, लेकिन पैंक्रियाज की बहुत कम बातें होती हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए, और खासकर भारत में स्थिति देखें तो इससे जुड़ी बीमारियों को लेकर क्या स्थिति है भारत में? देखिए, पैंक्रियाज जैसे आपने अभी टीवी स्क्रीन पर बताया, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इसका मुख्य जो फंक्शन है वो एक तो खाना पचाने में मदद करना और शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रण करना है। 2 मेजर बीमारियां इसमें होती हैं। एक होती है जिसमें पैंक्रियाज के अंदर सूजन आ सकती है, जिसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, और ये सडनली हो सकती है, जिसको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, जो कुछ घंटों या 1-2 दिन में उभर के आती है। और दूसरी होती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, जिसमें के मरीज को महीनों और सालों जो है पैंक्रियाज में सूजन आती है और जो बीच बीच में बढ़ भी जाती है। और जो दूसरी समस्या इनमें होती है वो कैंसर का होता है। कई बार पैंक्रेटिक ट्यूमर, पैंक्रेटिक कैंसर हो जाते हैं। तो ये 2 मेजर समस्याएं पैंक्रियाज से संबंधित हैं। जो तीसरी समस्या है वो उनकी एक और सेल्स होती हैं जिनको आइलेट सेल कहते हैं, जो इंसुलिन बनाती हैं, उसके प्रॉब्लम होने से डायबिटीज़ होती है। तो आज हम जो मेजर चर्चा करेंगे वो पैंक्रेटाइटिस और ट्यूमर्स की बात करेंगे। ठीक है। और आयुर्वेद, डॉक्टर चौधरी, पैंक्रियाज और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है?
देखिए, जैसे कि नाम आपने भी लिया अग्नाशय। जी। अग्नाशय का अर्थ है अग्नि का आशय, यानी कि शरीर की जो अग्नि है या एंजाइम्स या जो हार्मोन्स हैं, उनका ये पर्टिकुलरली एक ऑर्गन होता है। हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एक छोटा ऑर्गन है जो प्रोटीन, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा, प्रोटीन, फैट और इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। आयुर्वेद में बेसिकली जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं वो त्रिदोष पर आधारित हैं। पूरी बॉडी को जो मैनेज करते हैं वो वात, पित्त और कफ करते हैं। पित्त का जो फंक्शन है बेसिकली वो डाइजेशन होता है बॉडी के, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। उसके लिए जो अग्नाशय, अग्नि का जो केंद्र है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पर। तो इसलिए यदि पित्त विकार शरीर में उत्पन्न होता है या उसमें अग्नाशय का एफ्लिक्शन होता है, तो सामान्यतया हमको पित्त की चिकित्सा करनी पड़ती है। पित्त का फ्लो यदि बॉडी में सही है तो निश्चित रूप से फिर अग्नाशय संबंधी कोई विकृति नहीं होगी, क्योंकि ये आप जानते हैं कि आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो मूल रूप से रोगों को न होने देना है। रोग की चिकित्सा एक छोटा पार्ट है, बट जो मैक्सिमम जो आयुर्वेद में जो हमारी विधियां हैं वो सब रोगों की रोकथाम और हमारी हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर पित्त का प्रमुख केंद्र होने की वजह से हम पित्त दोष को साम्यावस्था में रखने के जितने सारे उपाय हैं वो करते हैं, ताकि जो अग्नाशय है उसकी जो उसमें किसी प्रकार की विकृति ना हो और वो नॉर्मल सामान्य तरीके से अपना काम करता रहे। ठीक है। और होम्योपैथी क्या कहता है इसके बारे में डॉक्टर? होम्योपैथी में तो ऐसे देखा जाए तो कोई रोग को हम नहीं फोकस करते हैं, हम ज़्यादातर रोगी को फोकस करते हैं। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें हम रोगी को देखते हैं। एक रोग होगा मगर उस रोगी अपने तरीके से वो उसको सिम्टम्स देता है। जो हमारा कोई भी पैनक्रेटाइटिस हुआ उसमें पेन होगा, वोमिटिंग होगा, कुछ होगा, जो सिम्टम्स होगा, उसके साथ हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जो सिम्टम्स है उसको, उसी सिम्टम्स को थोड़ा मॉडिफाई करता है। जैसे मतलब किसी को पेन होती है वो आगे की तरफ झुकने से आराम मिलता है, किसी को पेन होती है वो खाना खाने के बाद ही होती है या खाना खाने का 2-3 घंटे के बाद होती है, किसी को खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीने से आराम मिलता है, इस प्रकार होती है। किसी को गर्म पानी से आराम मिलता है, किसी को ठंडे पानी से आराम मिलता है। उसके साथ उसी दौरान उसका मेंटल स्टेटस क्या होती है, ये सारे तरफ हम एक होलिस्टिक अप्रोच में ट्रीटमेंट देते हैं। और उसमें क्या होती है ना, पूरा उसका फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप और उसका जो डिजीज़, जो ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, उसके रिलेटेड जो सिम्टम्स निकल रहा है, वो सारे को हम एक साथ देख के एक दवाई की ओर पहुँचते हैं। अच्छा, ठीक है। और कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। सदानंद ने हमें कॉल किया है, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। सदानंद जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। सदानंद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं। आपका आवाज आ रहा है ना? हाँ, आप सवाल हेलो। पूछिए, सवाल पूछिए सदानंद जी। हेलो जी, सबसे पहले सभी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार, जी, बताइए। नमस्कार। जी, मेरा सवाल यह है कि पैनक्रियाज को सही रखने के लिए हमें दैनिक जीवन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ठीक है, शुक्रिया इस सवाल के लिए आपका। डॉक्टर गर्ग? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो शराब का सेवन और टोबैको, स्मोकिंग, ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इनका पैनक्रियाज से बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। और दूसरा जो सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है वो संतुलित आहार ज़रूरी है। बस इतना ही करें तो आप पैनक्रियाज आपका स्वस्थ रहेगा। ठीक है। दूसरे कॉलर भी जुड़ गए हैं। सौरभ पाठक ने हमें कोलकाता से कॉल किया है। सौरभ, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम, मेरा प्रश्न है, जॉन्डिस का बार बार होना क्या पैंक्रियाटिक ट्यूमर का इंडिकेशन हो सकता है? थैंक यू मैम। ठीक है, डॉक्टर गर्ग? नहीं, ये पैनक्रियाज ट्यूमर का इंडिकेशन नहीं होता है। पैनक्रियाज के ट्यूमर में जो अगर जॉन्डिस होती है कुछ लोगों में, वो फिर लगातार बनी रहती है, वो अपने आप ठीक नहीं होती है, दोबारा नहीं होती है, तो बनी रहती है। तो इसलिए बार बार जॉन्डिस होना पैनक्रियाटिक ट्यूमर का कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर चौधरी, पेनक्रियाज की जो समस्याएं हैं, जैसे डॉक्टर ने हमें काफ़ी कुछ बताया है, अगर पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में गड़बड़ी है तो और कौन सी समस्याएं हैं जो शरीर में हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं? देखिए, मुख्यतया क्या है कि जो बिलियरी सिस्टम है, जो हमारा पित्त संबंधी सिस्टम है,
कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों आपस में आगे यूनाइट होकर के और कॉमनली ड्यूडिनम में यानी छोटी आंत में अपना जो सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करती है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के मतानुसार यदि ये फ्लो बॉडी के सामान्य है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो ये माना जाता है कि वहाँ पे डिजीज़ नहीं होगी, किसी भी रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। सामान्यतया रोग की उत्पत्ति तभी होती है जब कहीं किसी ह्यूमर के फ्लो में रुकावट होती है। जब भी रुकावट आएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर डिजीज़ की उत्पत्ति होने के चांसेस रहेंगे। पैनक्रियाज से संबंधित जो मूलभूत समस्याएं हैं वो यही हैं कि एक तो उसमें सबसे पहला शोथ यानी कि इन्फ्लामेशन, अगर वो कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद वितृद्धि यानी कि एब्सेस फॉर्मेशन, और उसके अतिरिक्त जो है विभिन्न प्रकार के जो स्वेलिंग्स या ट्यूमर फॉर्मेशंस होते हैं। तो हम सामान्य तौर पे यही रोगियों को कहना चाहेंगे जो पैनक्रियाटाइटिस के रोगी हैं या जो नहीं है, जो अपने पैनक्रियाज को हेल्दी रखना चाहते हैं, कि वो इस प्रकार के डाइट का सेवन करें जो कि पैनक्रियाज के लिए हेल्दी हो, और मोर ओवर साल में कम से कम 1 या 2 बार जो हमारी पंचकर्म या प्यूरिफिकेशन थेरेपी है उसको जरूर लें, ताकि बॉडी के जो सारे चैनल्स हैं वो ओपन रहें और किसी प्रकार की डिजीज होने के चांसेस न रहें। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, हरीश ने हमें बिहार से कॉल किया है। हरीश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हेलो जी हरीश जी, प्रश्न पूछिए। हेलो हरीश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज बिल्कुल कम करके एक बार में अपना सवाल पूछिए। परेश पंचाल बोल रहा हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। जी हरीश जी, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हरीश जी, आप सवाल पूछिए। परेश पंचाल बोल रहा हूँ, अहमदाबाद गुजरात। हाँ हरीश पंचाल जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछिए। एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, खट्टे डकार वगैरह आते हैं, और कई लोगों को डायबिटीज भी बहुत देखी जाती है। तो क्या इनका कोई है पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ कुछ बात? धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर सर, क्या ये आमतौर से जो एसिडिटी की समस्या है उसका पैनक्रियाज से संबंध नहीं है। डायबिटीज जो बहुत यंग एज में होती है, यानी कि 20-25 साल की उम्र में हो जाती है, वो पैनक्रियाज की समस्या से होती है। लेकिन जो बाद में डायबिटीज होती है उसमें पैनक्रियाज का इंसुलिन का सिक्रीशन नॉर्मल रहता है। अच्छा। तो वो पैनक्रियाज की बीमारी प्राइमरीली नहीं है, लेकिन जो जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जो यंग एज में होती है, वो पैनक्रियाज से होती है। अच्छा। और एसिडिटी का उससे कोई संबंध नहीं है पैनक्रियाज से। ठीक है। और जिस तरह से तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हमें बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का पैनक्रियाज खराब हो जाए तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और जैसा अभी हमें डॉक्टर ने बताया कि इसके कारण डायबिटीज, पैनक्रियाज का कैंसर, अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय अगर सही से काम ना करे तो कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। पाचन की समस्या, मधुमेह यानी डायबिटीज, अग्नाशय का कैंसर जैसी समस्याएं पैंक्रियाज से ही जुड़ी हैं। पैंक्रियाज हमारे पाचन तंत्र का एक ऐसा जरूरी हिस्सा है जो कुछ खास तरह के एंजाइम का सिक्रिएशन करके उसे दुरुस्त रखता है। इसके अलावा ये इंसुलिन नाम का ऐसा जरूरी हार्मोन बनाता है जो हमारे शरीर को डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से बचाता है। अगर सही समय पर उपचार ना किया जाए तो यही बीमारी भविष्य में हृदय रोग और किडनी संबंधी समस्याओं को भी जन्म देती है। कैंसर पैंक्रियाज को भी प्रभावित कर सकता है। महिलाओं के मुकाबले पैंक्रियाटिक कैंसर के शिकार पुरुष ज्यादा होते हैं। पुरुषों में धूम्रपान के कारण इसके होने का ज्यादा खतरा बना रहता है। पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षणों की बात करें तो इसे साइलेंट कैंसर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण छिपे हुए होते हैं और आसानी से नजर नहीं आते। पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षणों में भूख ना लगना, कमजोरी महसूस होना, बिना वजह वजन घटने लगना, पेट के निचले या बीच भाग में दर्द रहना, नसों में खून जम जाना, पीलिया हो जाना, त्वचा और आंखों में पीलापन दिखना, पेशाब का रंग पीला गाढ़ा पीला लगना, डिप्रेशन में चले जाना, जी मिचलाना और उल्टियां होना पैंक्रियाटिक कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं।
तो आपने देखा कि अगर पेनक्रियास में कुछ गड़बड़ी हो या पेनक्रियास सही तरह से काम ना कर रहा हो तो किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। डॉक्टर गर्ग, मैं चाहूँगी जो हमने इस स्टोरी के जरिए भी दिखाना चाहा है, पैकेज के जरिए, आप थोड़ा डिटेल में बताएं। आपने हमें बताया एक्यूट क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के बारे में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। सो पैनक्रियाज में मैंने बताया जैसे सूजन आ जाती है, एक होती है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक होती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है उसका मुख्य कारण जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोन होना है। ठीक है। तो कुछ मरीजों में क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं, और वो स्टोन अगर ग्रंथ उससे गॉल ब्लैडर से निकल के पित्त की नली में आ जाएं और उसके बाद वो आंत में आते हैं तो रास्ते में वो रुकावट कर देते हैं पैनक्रियास की नली को, और वहाँ रुकावट होने की वजह से कई बार पैंक्रेटाइटिस हो जाती है। तो ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की वजह से पैंक्रेटाइटिस होती है। करीबन करीबन 50% मरीजों में जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होती है वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से होती है। दूसरा इसका कारण है अल्कोहल का सेवन। कई लोग अल्कोहल बहुत लेते हैं और आजकल कुछ फैशनेबल भी हो गया अल्कोहल लेना। उसकी वजह से क्या होता है कि सडनली पैनक्रियास में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो करीबन 25-30% जो लोग हैं हमारे पेशेंट जिनको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होती है वो अल्कोहल के सेवन से होती है। और इसके अलावा कुछ और मिसलिनियस कारण है, करीबन 20-25% में हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि क्या कारण है। तो ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं साहब मैं अल्कोहल नहीं लेता तो मुझे पैंक्रेटाइटिस क्यों हो गई। तो ये ऐसी कॉमन चीज़ है, तो उसकी वजह से नहीं है कि आपको नहीं हो सकती। जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है उसका करीबन 40% लोगों में अल्कोहल सेवन से होता है, कि वो 10 साल 15 साल से शराब पी रहे हैं और उसके बाद वो उसमें सूजन आ जाती है। करीबन 60% लोगों में वो अल्कोहल से नहीं होती, और उनमें हमने जो अपनी शोध से रिसर्च से पाया है उसमें कुछ जीन्स में चेंज होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज रहते हैं कि उनको पैंक्रेटाइटिस की समस्या बार बार हो जाती है। तो इस तरह के मरीजों में कोई कारण नहीं मिलता जब तक कि हम उसको बहुत डिटेल में स्टडी ना करें, ये कारण होते हैं। जी ठीक है। एक कॉलर और है हमारे साथ, रति भाई ने हमें कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए। रति भाई भवानी, हमें आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरे बेटे को 2013 से पेनक्रियास की बीमारी हो गई है, और धीरे धीरे पहले एक्यूट था और बाद में क्रोनिक आया रिपोर्ट में। ठीक है। तो जी हाँ, अब उनकी दवाई हैदराबाद डॉक्टर रेड्डी है उनके वहाँ से चल रही है, लेकिन उनका जो पाचन शक्ति है वो बिल्कुल आज भी वैसा का वैसा ही है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा है ज़्यादा। ठीक है रति भाई, आप बताइए, हमारे साथ तीनों पैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, आप किससे उत्तर चाहेंगे, किससे सुझाव? हम ये जानना चाहते हैं कि ये पेनक्रियाटिस की बीमारी में गवर्नमेंट की कोई सहाय या उनकी गवर्नमेंट की, हम ओपन कैटेगरी के हैं और संपूर्ण शाकाहारी लोग हैं, तो उसमें कोई ऐसा दिव्यांग कार्ड मिलेगा क्या? ठीक है, आप पहले मुझे ये बताइए कि आप फिलहाल इस बीमारी से जुड़ा हुआ जो सुझाव लेना चाहते हैं वो आप किससे लेना चाहते हैं? इलाज के बारे में सुझाव आप किससे लेना चाहते हैं? हाँ जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर के पास। ठीक है, हम डॉक्टर गर्ग, जो देखिए ऐसा है कि जो आपके बेटे को बीमारी लग रही है वो मुझे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की लग रही है। इसमें बार बार पैनक्रियास में सूजन आ जाती है, और इसके 3 तरह के इलाज होते हैं, जिसमें पहले हम मेडिकल थेरेपी करते हैं, और जैसे आप बता रहे हैं पाचन की समस्या होती है तो उसके लिए पैनक्रेटिक एंजाइम देते हैं। कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो दी जाती हैं। कुछ लोगों में एंडोस्कोपी का ट्रीटमेंट भी करते हैं। कई बार इसमें क्या होता है, पैनक्रियास की जो नली होती है, डक्ट होती है, उसमें रुकावट आ जाती है, जैसे स्टोन बन जाते हैं या रुकावट आ जाती है, उन लोगों में कई बार एंडोस्कोपी का ट्रीटमेंट भी होता है। बट 100 में से करीबन 40% 50% में एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, अधिकतर मरीजों में एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयों के ज़रिए या एंडोस्कोपी के ज़रिए अगर पूरा असर ना आए, उनको बार बार दर्द हो, तो उन लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो करीबन हमारे जो 100 पेशेंट अगर हों तो 15 से 20% लोगों में हम ऑपरेशन की सलाह भी देते हैं, और ऑपरेशन काफ़ी कामयाब भी रहता है। तो इसमें 3 तरह की मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट में, और इससे करीबन 70 से 80% मरीजों को काफ़ी आराम आ जाता है। जो इसमें प्रिकॉशन लेनी होती है, जैसे बताया, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं वो बिल्कुल ना करें, जो नहीं करते हैं वो बिल्कुल आगे जाके ना करें, ये इंपॉर्टेंट है। खाने में संतुलित आहार लें, और एक बार में बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएं, बहुत लंबे समय तक भूखे नहीं रहें,
उससे क्या होता है, पैनक्रियास पे जोर पड़ने की संभावना रहती है। तो इस तरह से अगर आप इलाज लग के करेंगे मुकम्मल तौर से तो काफ़ी मरीजों को काफ़ी आराम रहता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है और कम उम्र में हो जाती है, तो आगे चल के क्या होगा। तो इसमें मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि अधिकतर मरीज जो हैं वो हर तरह के इलाज अगर हम उसको ऑफर करें तो उनकी स्वास्थ्य काफ़ी ठीक रहता है, वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं। उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये बीमारी अधिकतर केसेस में ऐसी नहीं है जो पेशेंट से उनके बच्चों में जाए। लेस देन 1% लोगों में हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस होती है, जिनमें कि जो एक फैमिली एक दूसरी जनरेशन में जाती है, बट अधिकतर में ऐसा नहीं होता है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मरीज़ घबरा जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी पूरी तरह से राय नहीं देते हैं, और कई बार क्या होता है ये फिर इंटरनेट देखने लगते हैं कि वहाँ पे पैनक्रियास में ये हो गया, पैनक्रियास में वो हो गया, तो घबराना बहुत, उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना इलाज लग के अगर आप कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सरकारी अस्पतालों में इसका बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मदद की भी ज़रूरत है तो हर तरह की मदद जो है वो सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर पद्मालय, जो भी बीमारी है वो चाहे पैंक्रियास से जुड़ी हो या शरीर के किसी भी अंग से जुड़ी हो, जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए उतना बेहतर है। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है? अगर व्यक्ति वो लक्षण देखे तो ये समझा जा सकता है कि पैंक्रियास में कोई समस्या हो सकती है। इससे मतलब जैसे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में तो अचानक उसको वोमिटिंग होगा या पेन होगा, और वो जो पेन होती है मतलब इंटॉलरेबल पेन होती है, बहुत ज़्यादा दर पेन होती है, वो सहन नहीं कर सकती है। मतलब इन दैट केस ही हैज़ टू बी इमिडिएटली एडमिटेड, ऐसा वाला कंडीशन आ जाती है। और जैसे मतलब क्रॉनिक केसेस में क्या होती है ना, लगातार उसका जो होती है पेशेंट आके बताएगा, उसको बीच बीच में पेट में दर्द होती है, और यूजुअली इसमें क्या होती है ना, अपर एब्डोमेन में दर्द होती है। और वो जो दर्द होगा मतलब मीठी मीठी दर्द होगा, कभी कभी उसको मतलब ज़्यादा एक्यूट रिलैप्स होती है, एक्यूट एपिसोड आती है, तब ज़्यादा भी दर्द होती है। और उसमें जो उसका मोशन होगा, लूज मोशन होगा, डायरिया की शिकार होगा, और उसके डायरिया जो होती है, हमारा स्टूल का कलर यूजुअली ब्राउन होती है, और इसमें उसका जो कलर होगा वो थोड़ा फैट, उसमें डाइजेशन नहीं हो पाती है, इसलिए वो सफ़ेद वाइट क्ले कलर स्टूल होगा। तो ये सारे समस्या जब वो पेशेंट आके बताता है, मतलब उसी में फिर पता चलता है कि ये पेशेंट को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मतलब इसको ही सफ़र फ्रॉम पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो इन लक्षणों पर समय पर अगर ध्यान दें तो बीमारी को पकड़ा जा सकता है, हमें बीमारी। ठीक है। और डॉक्टर चौधरी, एक्यूट स्टेज अगर किसी की है, वो आगे समस्या ना बढ़े, उसको समय पर रोका जा सके, इसके लिए आयुर्वेद किस तरह से मदद करता है? देखिए, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस तो एक इमरजेंसी होती है, और निश्चित रूप से उसको इमरजेंसी के वे में ही ट्रीट करना होगा। मेरा यहाँ पे ये कहना होगा सबको कि हम दो तरीके से किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम डिजीज़ को होने ही ना दें, और दूसरा यदि वो हो गई है तो उसको आगे प्रोग्रेस करने से रोकें, और यदि वो फाइनली उसके सिम्टम्स बॉडी में आ गए हैं तो उसको दोबारा रिकरेंस से रोकें। ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है। देखिए, आयुर्वेद में बेसिकली कोई एक डिजीज़ की जो पैथोजेनेसिस होती है, जैसे एक बीमारी उत्पन्न होती है, उसकी 6 स्टेज होती हैं, और यहाँ पे ये बात समझने की है कि चौथी स्टेज में जाकर के सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। उससे पहली जो 3 स्टेजेस होती हैं उसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, केवल कुछ जो हमारे बॉडी के जो दोष होते हैं उनके सिम्टम्स होते हैं। तो इंडिया जैसे जो एक बहुत बड़ा देश है, जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशंस हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे बहुत बर्डन है वर्क का, वहाँ पे हम प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर जो हमारे डिजीज़ हैं या एक हेल्दी पर्सन है, यदि हम उनके लिए कुछ स्क्रीनिंग के प्रोग्राम्स चला दें और आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं अगर हम उनको सिंपली फॉलो करें, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यदि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजीज़ में उस पैथोजेनेसिस को समझ के उस पैथोजेनेसिस को रोक पाएँ, तो निश्चित रूप से बहुत सारा बर्डन जो है, जो हमारे हायर इंस्टीट्यूट्स, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उन पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जब एक बार हो गई तो निश्चित रूप से उसको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना ही होगा, और उसको वहाँ पे सबसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वो क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चिकित्सा हैं, शोधन चिकित्सा है, जिसमें कि पित्त का, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पित्त की और पैनक्रियाटाइटिस की जो नली है वो अगर क्लियर रहेगी तो उसमें इन्फ्लामेशन के चांसेस कम होंगे। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिनल ट्रीटमेंट है जिससे उसका विरेचन पित्त का करा करके हम उस डिजीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है।
एक कॉलर और हैं, हरियाणा से कॉल आया है, सुनील ने हमें कॉल किया है। सुनील जी, स्वागत है आपका, आप सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी, सवाल पूछिए। मुझे मैम 2016 में पैनक्रियाटिस हुआ था और अभी जैसे दोपहर को खाना खाने के बाद जलन होती है, 1 घंटे बाद शुरू होती है हल्की हल्की। ठीक है जी। और जैसे दिन में जिस दिन रेस्ट होता है घर पे उस दिन नहीं होता, ऑफिस में जाता हूँ, बैठे रहने से शायद खाना खा के बैठते हैं उससे होता है गैस, बस समझ नहीं आता। डॉक्टर गर्ग, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, ये जो जलन हो रही है आमतौर से इसका पैनक्रियास से संबंध नहीं है। आप दोपहर का खाना थोड़ा हल्का कर दीजिए, उससे शायद आपको आराम आ जाएगा। और फिर भी जलन बहुत होती है तो कुछ हल्की सी मेडिसिन दी जा सकती है। मुख्य बात यह है कि आपको अगर 16 में पैनक्रियाटाइटिस हुई है, उसका कारण क्या था। आपने अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे या नहीं थे ये मालूम नहीं हमें। अगर स्टोन थे तो उसका ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना होता है। तो जिन मरीजों में गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से पैनक्रियाटाइटिस होती है, उसका जल्दी से जल्दी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा के उसको निकलवा देना चाहिए, जिससे कि ये समस्या दोबारा ना आए उनमें। और अगर ये जैसे मैंने पहले बताया कि अल्कोहल या स्मोकिंग, टबैको का सेवन करें तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। और अगर ये दोनों समस्याएं नहीं हैं उनको, तो इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि उनको पैनक्रियाटाइटिस दोबारा से बार बार होगी। तो करीबन जिन लोगों को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होती है, करीबन 25 से 30% लोगों में वो बार बार होकर क्रॉनिक में बदल जाती है। तो अगर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है तो उसके कम चांस रहते हैं। ठीक है। एक कॉलर और हैं, किरण ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। किरण, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मेरे पेट में गैस बनती है, पता ना क्यों, खाली पेट डकारें सी आती है और मुंह से पानी आता है। ठीक है, ऐसा लगता है मुंह में पानी भर गया हो। डॉक्टर, अच्छा, पहले मुझे अर्थराइटिस हुआ तो उसकी दवा तो मेरी चल रही है मैम। अच्छा, देखिए, ये जो समस्या बता रही हैं इसका पैनक्रियास से कोई संबंध नहीं लग रहा है। और पहले अगर हेपेटाइटिस हुआ आपको, जिसमें कि लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी इसका मतलब है कि रिकवर हो गया है। उससे भी इस तरह का समस्या नहीं। ये खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ी बहुत दवाई से काम चल जाएगा आपका। ठीक है। डॉक्टर, होम्योपैथी में अगर हम ट्रीटमेंट के लिए बात करें, जैसे आपने हमें बताया बहुत ही इंडिविजुअल अप्रोच के साथ होम्योपैथी आगे बढ़ता है, तो जो पैनक्रियास की बीमारियां हैं उनमें कितने हद तक सफल रहा है होम्योपैथी? होम्योपैथी में जैसे मतलब हमारा जो एक्यूटली पेन होती है या क्रॉनिक, स्पेशली क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में जो उनका मोशन में प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होती है। और जब एक्यूट एपिसोड आती है, हम साथ के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे के भी होम्योपैथी करते हैं। अच्छा। और इसमें जो हमारा होम्योपैथिक अप्रोच रहती है वो दोनों टाइप्स रहती है। एक होलिस्टिक अप्रोच जो कि इंडिविजुअलिस्टिक, जो टेलर मेड बोलते हैं, इसमें पूरा इंडिविजुअल का, व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व लेते हैं, उसके साथ उसका जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है, जो मतलब वही अंग को आघात करके, जैसे पैनक्रियास ग्रंथि के रिलेटेड जो सिम्टम्स आती है, उसके साथ उसका मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल लेके एक होलिस्टिक मेडिसिन दिए। और कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन होती है जो कि मतलब उसी अंग के लिए उसका स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है। तो उसी टाइप की मेडिसिन हम एक होलिस्टिक मेडिसिन, जो इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, उसके साथ हम एक एक्यूट मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे मतलब सीवियर पेन हो रही है तो हम बेलाडोना जो है वो पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मतलब ऐसा नहीं कि वही बेलाडोना सिर्फ पैनक्रियास रिलेटेड पेन के लिए काम करेगा, दूसरे पेन के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। यही है होम्योपैथी का खासियत है, जो एक ही मेडिसिन वो कई प्रकार रोग के लिए काम कर सकते हैं। और जैसे किसी को अगर ब्लीडिंग का कुछ हुआ, उसका मतलब पेट में हम जब उसका इंस्पेक्शन करते हैं या पाल्पेशन के दौरान हम देखें कि कुछ उसका ब्लू स्पॉट आ रही है, तो हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि उसका हो सकता है कि इंटरनल हेमोरेज भी हो सकती है। अच्छा। मतलब ब्लीडिंग हो रही है, तब हमारे दिमाग में फास्फोरस नाम की एक मेडिसिन भी आ रही है। तो इसी तरह हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसी से पेशेंट का मतलब उसका पाचन क्रिया में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसका जो मतलब इन्फ्लामेशन है उसमें आराम मिल रहा है और पैनक्रियास आहिस्ता आहिस्ता उसका नॉर्मल कंडीशन में आ रही है। और इसके लिए हम बहुत सारे मतलब टेस्ट भी करते हैं, जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है उसको भी मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से पहले लेते हैं और करने के बाद भी लेते हैं। फिर हम देखते हैं मतलब वो सिम्टम्स में भी पेशेंट को आराम मिला है और उसका डायग्नोसिस में भी आराम मिला है, तब जाके हम क्लियर हो रहे हैं कि मतलब पेशेंट को आराम आ रहा है। ठीक है। एक कॉलर और है,
दिल्ली से मनीषा ने हमें कॉल किया है। मनीषा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। मैम मेरा सवाल है मैम अगर किसी को क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है तो मैम क्या ये रिकवर हो सकता है? मतलब किसी भी लाइफ के स्टेज पर उनकी पैंक्रियाज के नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकती है? मतलब इट इज अ रिकवरेबल डिसीज और नॉट? बताइए। देखिए, इसको हमें इस तरह से समझना होगा कि कोई भी डिजीज़ अगर है तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं या बिल्कुल क्योर हो सकती है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि जैसे क्योर हो जाए, यानी कि डिजीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आज की तारीख में हमारे पास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज़ को पूरी तरह से आराम नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया, हमारी आज की जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो मेडिकल थेरेपी है, एंडोस्कोपी है, सर्जरी है। करीबन 70 से 80% लोगों को पूरी तरह से उनमें आराम आ जाता है। ऐसे मरीजों में 3 मेजर समस्याएं होती हैं। एक है बार बार पेट में दर्द होना, दूसरा करीबन 30 से 35% लोगों में शुगर डायबिटीज़ होना, जो कि बीमारी के 10 से 15 साल के बाद होती है, शुरू में कम होती है। और तीसरा है कि खाना पचाने में कुछ तकलीफ आना। तो डायबिटीज़ का जैसे मैंने बताया पहले भी कि बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है और वो अधिकतर मरीजों में कंट्रोल हो जाती है। देखिए, जिनको पैंक्रियाटाइटिस बीमारी नहीं भी है उनमें भी करीबन 10 से 15% लोगों में हिंदुस्तान में डायबिटीज़ होती है, तो उसका बहुत अच्छा इलाज है। दूसरा, जो खाने की पचने की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि खाना पचाने में बहुत मदद करती हैं। और जो तीसरी जो मेन समस्या इनमें होती है बार बार पेट में दर्द होना, वो मैंने बताया कि करंट थेरेपी से 70 से 80% मरीजों में काफ़ी आराम आ जाता है। तो ये मत सोचिए कि अगर हम कह रहे हैं कि क्योर नहीं है, इसका मतलब है कि बीमारी लाइलाज है या बीमारी से लंबे समय में कोई प्रॉब्लम आएगी। मैंने जैसे पहले बताया, हमारी रिसर्च से ये पता लगा कि अधिकतर मरीजों की नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जिनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस होती है, मतलब वो अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। केवल जो मेजर समस्या हम लोगों ने ज़्यादा देखी है वो उन लोगों में देखी है जिनमें अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से पैंक्रियाटाइटिस होती है। बहुत से मरीज होते हैं शुरू में ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से अल्कोहल शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं, उनमें समस्याएं बहुत हो सकती हैं। क्योंकि स्मोकिंग का एक और मेजर जो प्रॉब्लम है बिसाइड्स पैंक्रियाटाइटिस, मतलब पैंक्रियाटाइटिस तो होती है, वो पैंक्रियाटिक कैंसर में भी है उसका। तो मेरा आज आपके माध्यम से ये बड़ा इंपॉर्टेंट संदेश होगा कि इस तरह के मरीज़ बिल्कुल भी अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन ना करें, टोबैको के आसपास भी ना जाएं। और ये दोनों चीज़ें वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, लेकिन पैंक्रियाटाइटिस के मरीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर चौधरी, जैसे डॉक्टर गर्ग ने बताया है कि अल्कोहल और स्मोकिंग कितनी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। आप थोड़ा मुझे आयुर्वेद के नज़रिए से बताइए, क्या खान पान में ऐसा सुधार किया जाए, कौन सी चीज़ें शामिल की जाए, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो डाइट है, आहार है, उसका बहुत महत्व है। किसी भी कोई भी डिजीज़ है, नॉट ओनली पैंक्रियाटाइटिस, हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो जिसमें प्रोटीन कम हो, फैट कम हो, ईजिली डाइजेस्टेबल हो। तो इस प्रकार की बहुत सी डाइट्स का जो वर्णन है वो आयुर्वेद में मिलता है। पर्टिकुलरली आप जानते हैं जैसे मूंग की दाल है, ईजिली डाइजेस्टेबल है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें परवल, लौकी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अब ये जितने सारे कॉजेज़ होते हैं, इसमें एक छोटी सी परसेंटेज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की भी होती है। जो आजकल हमारी सोसाइटी में कुछ ये जो बीमारियाँ हैं ऑटो इम्यून, ये बढ़ी हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है डाइट से रिलेटेड भी होता है। क्योंकि कोई भी खाना अगर हम खाते हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर हो जाना चाहिए। यदि वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत सारी टॉक्सिन्स बॉडी में क्रिएट करता है। ऐसा आयुर्वेद में उसको आम के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो पचता नहीं है पूरा। तो उससे होने के बाद बहुत लंबे समय में चलने के बाद कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशंस के अलावा और भी ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमको ऐसी डाइट चूज़ करनी होगी जो बहुत आसानी से पच जा रही हैं, और वो इंडिविजुअल, एक जो रोगी है या एक व्यक्ति है, वो उस चीज़ को समझ सकता है कि कौन सा आहार मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो जो आहार उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, जो डाइट डाइजेस्ट नहीं होती है, उसको बंद कर देना चाहिए। निश्चित रूप से क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें सारी डाइट्स ऐसी लेनी चाहिए जो आसानी से पच सकें, और रात को थोड़ा कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए। एक एक्टिव लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर गर्ग, एक सवाल हमारे पास आया है,
ये रोहित खंडेलवाल ने नोएडा से पूछा, कुछ कुछ पहले के सवाल से मिलता जुलता है। इन्होंने कहा है कि मुझे 2012 में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुआ था। डॉक्टर ने मुझे लो प्रोटीन लो फैट डाइट कहा, और लेकिन मैं पिछले 5 साल से वर्कआउट करता हूँ और हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट लेता हूँ, ज़्यादातर गुड फैट ही लेता हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेता हूँ। तो कितनी संभावना है कि मुझे दोबारा पैंक्रेटाइटिस हो? क्या ऐसी सावधानी ये बरतें? अभी कोई दवाई नहीं ले रहे हो। साथ ही उन्होंने बताया कि मुझे जब पैंक्रेटाइटिस हुआ था तब मुझे एसाइटिस की समस्या भी हुई थी। देखिए 2012 के बाद अगर उनको अब तक 8 साल में पैंक्रेटाइटिस नहीं हुआ तो इसके बाद के चांसेस वैसे भी बहुत कम है उनको दोबारा पैंक्रेटाइटिस होगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनको ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट या बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग वाला जो इशू है वो थोड़ा सा मॉडरेट करें। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से वैसे भी समस्या आ सकती है, तो मॉडरेशन में लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। ठीक है। और होम्योपैथी किस तरह से इनकी मदद कर सकती है जिनको पहले पैंक्रेटाइटिस की समस्या हुई हो और जैसे आगे ना हो इसके लिए? जैसे डॉक्टर साहब ने बोले कि मतलब उनको एक्सरसाइज जो है मतलब वो विगरस एक ना करके उसको मॉडरेट कर सकते हैं, और डाइट भी उसी प्रकार जैसे प्रोटीन ज़्यादा ना लेके प्रोटीन ले, मगर वो अभी उनका एज भी अगर यंग एज में है तो फिर ठीक है, मगर वो उतने परिमाण में प्रोटीन ना लेके थोड़ा कम करे उसको। और साथ के साथ मतलब जो लोकली अवेलेबल फूड है, जो हमारे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो हमारे फूड तैयार होती है, हम उसी के ऊपर जाए। जैसे आजकल हम लोग बाहर की मतलब पाश्चात्य फूड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ऐसे जंक फूड को प्रीफर करते हैं, वो सब वर्जित करनी चाहिए। वो या तो ले बहुत कम परिमाण में ले, और स्मोकिंग और ये आजकल की फैशन हो गया है कि स्मोकिंग करना और अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंसी होना, ये पूरा वर्जित करना चाहिए। और जितना अगर वर्जित नहीं भी कर सके, जिसको पूरा आदत हो चुकी है वो बहुत कम कर ले, ताकि इससे फिर हमें कोई फर्दर ए डिजीज रिलैप्स होने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है। ममता स्वामी ने कॉल किया है, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। ममता, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैम। मैम मेरे जुलाई के अंदर मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम मेरे टाइप 1 डायबिटीज हो गया था। ठीक है। और स्टिल बॉर्न बेबी उसी टाइम हुआ था। तो अभी मेरा जो डायबिटीज है वो मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से वो शुगर जा रहा है, तो नॉर्मल भी नहीं आ रहा है। और क्या मैम ये बिल्कुल ठीक हो सकता है? क्या पैनक्रियाज में फिर से इंसुलिन बनना शुरू हो सकता है? ठीक है। देखिए, आप ये मालूम हमें नहीं अभी पड़ा कि आपको जो डायबिटीज़ हुई है वो प्रेगनेंसी की वजह से हुई या पहले भी थी? नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हुई, वो अचानक हुई है। डॉक्टर ने बोला कि टाइप 1 है, तो इस वजह से बेबी भी वो खत्म हो गया, स्टिल बॉर्न हुआ ना। अच्छा, तो बहुत नहीं, 35 एज है सर मेरी। जी जी, नहीं, बड़े दुख की बात है कि वो ऐसा हुआ आपके साथ। लेकिन अगर आपको अभी डायबिटीज़ है जो टाइप 1 बताई गई है, तो उसके लिए आपको नियमित तौर से डॉक्टर को दिखा के इलाज कराना चाहिए। इसको जो है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बड़े हो सकते हैं, इसलिए आपको दवा नहीं छोड़नी चाहिए और डॉक्टर को रेगुलर दिखाना चाहिए। ठीक है। रविकांत का कॉल है, दिल्ली से इन्होंने हमें कॉल किया है। रविकांत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, मेरा नाम रविकांत है, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा कंसर्न ये है कि मेरे को लास्ट 3 इयर्स में 5 टाइम पैनक्रेटाइटिस का इश्यू हुआ है, और हर बार जब भी होता है मुझे एक्यूट लेवल पे ही होता है। मीन्स बहुत पेन होता है और मुझे हर बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। क्यों? तो मेरे को ऐसा पहले से कोई भी ऐसे सिम्टम्स ऐसे नहीं आते हैं। मैंने, क्योंकि मेरा जो लास्ट टाइम हुआ था उससे मैंने सिर्फ 15 दिन पहले ही अमाइलेज और लाइपेज की रिपोर्ट भी निकलवाई थी, जो बिल्कुल करेक्ट थी। बट उसके 15 दिन के बाद ही मुझे दोबारा से हुआ, और उस समय मेरा अमाइलेज और लाइपेज 1000 प्लस था और अमाइलेज 3600 समथिंग कुछ था। दैट मीन्स बहुत ही मतलब मेजर कंडीशन थी, प्रॉब्लम थी, मैं आईसीयू में था। और क्या हुआ है सर, जब मेरा लास्ट टाइम अभी जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो कि अभी करीब मेरे को जनवरी में हुआ था लास्ट ईयर, 17 जनवरी को एडमिट था मैं। उसके बाद से मेरा जो एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरा उनको 6 मंथ का कोई मेडिसिन दिए थे जो मैंने अभी लिए हैं। और उसके बाद से क्या हुआ, अभी मेरे को 4 से 5 महीने पहले से स्नोरिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है, और अभी पाइल्स का प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हुआ है। तो क्या ये उसकी वजह से है या कुछ और प्रॉब्लम है सर? देखिए, जो आपको बार बार पैंक्रेटाइटिस की समस्या है, ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की तरफ ही जा रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। और कई मरीजों में ऐसा होता है कि बार बार उनको पेन हो, तो अब थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन का सलाह दे सकते हैं आपको, नहीं, वो रिकॉर्ड देख के ही पता लगेगा। जहाँ तक सब आप बता रहे हैं आपके थोड़ा पाइल्स की समस्या स्नोरिंग की है, वो जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उससे इसका मुझे कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है।
तो वो आप निश्चिंत रहें। लेकिन अगर बार बार दर्द है तो ज़रूर से एक बार डॉक्टर को दिखा के समझ लेते हैं कि कोई और ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, जैसा आपने बताया बहुत ज़्यादा दर्द हुआ या कम दर्द हुआ, तो दर्द की जो सिवियरिटी है, दर्द कम है या ज़्यादा है, उसका बीमारी की सिवियरिटी से कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है। कि किसी को बहुत तेज़ दर्द हो जाए और कई दिन तक रहे तो फिर भी बीमारी माइल्ड हो सकती है, और किसी को माइल्ड दर्द हो और बीमारी भी सीरियस हो सकती है। तो ये मत समझिए कि बहुत तेज़ दर्द हुआ तो हुआ। दूसरा, जो अमाइलेज लाइपेज है वो आम तौर से नॉर्मल ही रहते हैं। जिस समय आपको एक्यूट पेन होगा, एक्यूट एक्सरबेशन होगा, उसी समय बढ़ते हैं। और जब भी ये दर्द होगा तो उसमें इलाज कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाज नहीं है। आमतौर से 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर दर्द ठीक हो जाता है, और इसके इलाज में हम मुंह से खाना थोड़ा बंद कर देते हैं, ग्लूकोज का चढ़ाते हैं और दर्द की दवाइयाँ देते हैं। बार बार इस मरीजों में सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए कि जैसे 5 बार दर्द हुआ, हर बार सीटी की ज़रूरत नहीं होती है। उनमें एंटीबायोटिक्स की भी आमतौर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका इलाज भी सरल ही है, तो उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ज़रा देखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा हम और ट्रीटमेंट कुछ कर सकते हैं जिससे बार बार दर्द ना हो आपको। ठीक है डॉक्टर चौधरी, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, इसमें जो इन्होंने बताया कि बार बार जो रिकरेंसेस हो रही है, यदि अटैक एक्यूट है, मतलब बहुत तेज़ है या इनको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर इनको वही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही प्रीफर करना होगा। लेकिन वो जब कंडीशन क्रोनिक हो जाएगी उसके बाद हम अब आयुर्वेद में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं कि जिससे हम उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकें। उसमें एक अभी रिसेंटली जो कुछ रिसर्चेज हुई हैं, तो उसमें जो ताम्र यानी कि कॉपर की जो भस्म होती है उसको स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है, और उसमें जो पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं, बेसिकली होता क्या है कि जो आइटिस ये शब्द जो है ये बेसिकली सूजन के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले सूजन होता है, सूजन के बाद जो सेल्स होती हैं वो किसी न किसी रूप में डैमेज कुछ होती ही हैं। तो हमको बेसिकली सेल्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी ऑर्गन एक सेल्स का ग्रुप ही है, मतलब सेल्स बहुत सारी सेल्स होती हैं उसमें, तो उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो जो ताम्र का भस्म का जो माइक्रोनाइज्ड ताम्र भस्म है उसका रोल होता है निश्चित रूप से उन सेल्स को रीजनरेट करने में। और इसके अलावा भी कुछ एक मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। ये तो मेन ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उनको खाना प्रॉपर नहीं पचता है या उनको कोई और चीज़ें होती हैं या खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग से भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफर करते हैं। तो पर हम जो ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं बेसिकली वो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के लिए ही करते हैं। एक्यूट में उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है डॉक्टर पद्मालय, इस तरह के जो केसेस हैं उसमें होम्योपैथी का भी सहारा साथ साथ लिया जाए तो कितनी मदद हो सकती है? हाँ, ये जो इनको पेन हो रही है और बार बार उसके साथ भी इनको पाइल्स की शिकायत भी अभी आ रही है, ये सारे को हम होम्योपैथी से भी हैंडल कर सकते हैं। और मैं इनको बोलूँगी कि ये नियर बाय जो भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो या कोई भी मतलब चिकित्सक हो, क्वालिफाइड चिकित्सक हो, उनके पास जाके वो अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी साथ के साथ ले सकते हैं। अगर उनको ज़्यादा पेन हो रही है तो फिर वो एक कम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कोई एक डिजीज़ के लिए सिर्फ होम्योपैथिक, सिर्फ एलोपैथिक, सिर्फ आयुर्वेदिक लेनी है। अगर हो सकता है, हमारा मेन मोटो है कि हमें पेशेंट को रिलीफ देना है, तो हम एक साथ भी मतलब सारे मिलके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ होम्योपैथी कीजिए या सिर्फ एलोपैथी कीजिए, आपको साथ साथ भी दोनों ट्रीटमेंट या तीनों की ट्रीटमेंट की सहायता आप ले सकते हैं, मगर इसके लिए आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके ही लीजिए। हाँ, ठीक है। नितिन जैन ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है? नितिन, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, सवाल पूछिए। मेरा पिछले 1 साल में 6 to 7 kg वेट लॉस हो गया, और सभी लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि ये सडनली काफी विजुअली दिख रहा है कि वेट लॉस हो गया है बिना किसी रीजन के। तो अभी जो हेल्थ चेकअप होता है हमारा ईयरली, उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुई। और अभी जो है, मैं यदि दोपहर का खाना भी स्किप करता हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ, शाम को भूख लगती है। तो मुझे डाउट हो रहा है कि इसका रीजन क्या है मेरे वेट लॉस का। तो यदि पैंक्रियास, मैं डायबिटिक भी हूँ पिछले 8-9 साल से, तो क्या मुझे कोई टेस्ट कराना चाहिए पैंक्रियास से रिलेटेड? आपकी उम्र कितनी है? 55। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में है? डायबिटीज़ जी, मतलब मैं कंट्रोल करता नहीं हूँ ज़्यादा, बट 7.8 है मेरा HbA1c।
हाँ, तो आपको जरा सा डिटेल में थोड़ा और चेकअप कराना होगा। एक तो डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ अगर वेट लॉस हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और कुछ टेस्ट कराने होंगे। वो क्या करा सकता नहीं, हूँ वो मैं? ऐसे बताना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आप आके दिखा लें, तो फिर हम और कोई टेस्ट होगा तो सजेस्ट कर देंगे आपको। बट हाँ, आपको टेस्ट की ज़रूर है, देखना पड़ेगा कि वेट लॉस इतना क्यों हो रहा है। तो आप पूरी जांच कराएं नितिन, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और फिर आप कारणों का पता लगाएं कि आखिर ये जो आपका वजन कम हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इसे समझा जा सके। डॉक्टर चौधरी, मैं क्योंकि अगर शरीर की हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिस तरह से बढ़ रही हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि पेंक्रियाज को लेकर जिस तरह से अल्कोहल और स्मोकिंग की भी बात आई है, इसके अलावा हम देखते हैं आजकल जिस तरह से हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल, ज़्यादा एसी में रहना, क्या ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पेंक्रियाज की स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं? निश्चित रूप से जो हाँ, बेसिकली आयुर्वेद में दो चीज़ों के ऊपर ही ध्यान दिया गया है, आहार और विहार। सबसे पहले डाइट, अगर आपकी डाइट परफेक्ट है, क्योंकि ये हमारी कल्चर में है, हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हमारी कल्चर में है कि हमको बचपन से जब एक बच्चा छोटा जब वो इस दुनिया में आता है तो उसको एक पर्टिकुलर डाइट और एक पर्टिकुलर रेजिम को फॉलो करने के हमारे रिचुअल्स हैं, सारे वो हमारे रिचुअल्स में हैं। लेकिन समस्या अब क्या होती है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं वो रात को बहुत लेट खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 11 या 12 बजे खाना खाते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको रिलैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले डाइट का तो हमारा निश्चित करना पड़ेगा कि सुबह ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच एवरेज, और जो हमारा रात का जो खाना है वो जितना जल्दी संभव हो सके उतना लेना चाहिए। रात को स्वीट्स भी कम ही लेना चाहिए जितना संभव हो, और इजी सिंपलेस्ट डाइट, कम से कम डाइट लेनी चाहिए। रेजिम में नित्य जो व्यायाम है, जो एक्सरसाइज है, उसको अपने लाइफ स्टाइल में शामिल किया जाना चाहिए। हम अपने शरीर के लिए आधा 1 घंटा ज़रूर निकालें, चाहे वो ब्रिस्क वॉक करें, अगर किसी को जिम जाने का शौक़ है वो करे, अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पे भी हम अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं, एक सामान्य एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमारे लिए सफिशेंट होता है। और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं हैं, वो भले ही एक स्टेटस के अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग, चाहे वो पार्टी में अल्कोहल लेते हैं, बहुत सारे कहते हैं मैं कभी कभी लेता हूँ। अक्सर करके रोगी हमसे ये पूछते हैं कि जब भी कोई ट्रीटमेंट कराने आते हैं कि क्या मैं अल्कोहल ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। ये एक बहुत कॉमन सा सवाल सबका होता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो एक इशू आता है, और स्पाइसी या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो कि पाचन में डिफ़िकल्ट होती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सामान्य प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी सामान्य डाइट से लगभग पूरी हो जाती हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा यदि कोई डाइटरी डेफिशिएंसी है भी है तो हम उसको नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आहार और विहार सबसे महत्वपूर्ण है, और वो सारी डिजीज़ के साथ साथ ही वो पेनक्रियाज की हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक कॉलर और हैं, गणेश जी ने कॉल किया, महाराष्ट्र से जुड़े हैं हमारे साथ। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मुझे विंटर सीजन में हर एक साल में ऐसा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसका पैनक्रियास से आप कुछ लेना देना? नहीं, आमतौर से जो इस तरह की समस्या है इंडाइजेशन वाली, वो पैनक्रियास की बीमारियों से नहीं होती हैं। जिन लोगों को पैनक्रियाटिस है उनमें इंडाइजेशन ज़रूर थोड़ा हो सकता है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं उससे मुझे लगता नहीं कि शायद आपको पैनक्रियास की समस्या है। ठीक है। और डॉक्टर, अब हम पैंक्रियास की बात कर रहे हैं, तो पैंक्रियास से जुड़ा जो कैंसर है उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं, इसके पीछे वजह क्या है, और क्या ये स्टेज वाइज है, एक्यूट, क्रॉनिक, फिर कैंसर, या फिर कैंसर बिल्कुल अलग अवस्था है? और आमतौर से कैंसर बिल्कुल अलग एक बीमारी है, और अनफॉर्चुनेटली कैंसर का जो इंसिडेंस है वो पूरे विश्व में और इंडिया में भी बढ़ रहा है। पैनक्रियास का कैंसर भी काफ़ी सीरियस कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जो इसको बिल्कुल कंट्रोल कर दे, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स अब ऐसे हो गए हैं जो क्योरेबल हैं, लेकिन पैनक्रियाटिक कैंसर अभी क्योरेबल स्थिति में नहीं है। इस पर काफ़ी शो चल रहा है, रिसर्च चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए कैंसर, तो फिर भी सर्जरी से इसका अच्छा इलाज है। केवल समस्या ये होती है कि आमतौर से जब मरीज हमारे पास पहुंचते हैं तो उनका कैंसर थोड़ा एडवांस स्टेज में होता है। इसके जो कारण हैं वो पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, अभी मालूम नहीं है, लेकिन स्मोकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। बहुत लंबे समय से जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, 10 साल 15 साल, वो भी एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर किसी मरीज को भूख लगना कम हो जाए, वज़न कम होना शुरू हो जाए,
और उसको कुछ रिस्क फैक्टर हैं, तब थोड़ा सा हमें जल्दी से उसके टेस्ट करने चाहिए, देखने के लिए कोई पैनक्रियाटिक कैंसर तो नहीं है। जिन लोगों में पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है, उनके आमतौर से लक्षण होते हैं कि पेट में दर्द शुरू हो जाए, अपच हो जाए उनको, और उनकी डायबिटीज़ जो पहले कंट्रोल थी वो अनकंट्रोल हो जाती है। कुछ लोगों में लेट स्टेजेस में जॉन्डिस हो जाती है और फिर पेट का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में फिर जो हमारे टेस्ट हैं, CT स्कैन वगैरह है, उससे पता लगता है कि उनको पैनक्रियाज में ट्यूमर है। तो अगर वो रिसेक्टेबल स्टेज में है, यानी कि वो केवल लोकलाइज्ड है, फैला नहीं है, शरीर में नहीं गया है, तो इसका ऑपरेशन संभव है। पर समस्या इसमें यही है कि अधिकतर मरीजों में जब ये पकड़ में आता है, जब डायग्नोसिस होती है, तो एडवांस स्टेज में होता है, तो फिर कीमोथेरेपी दी जाती है। लेकिन अभी कीमोथेरेपी भी बहुत कामयाब नहीं है पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए। लेकिन मुझे होप है कि अगले कुछ सालों में और बेहतर दवाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है। और आखिर में डॉक्टर पद्मालय, आप क्या सलाह देना चाहेंगी पैनक्रियाज के स्वास्थ्य को लेकर? पैनक्रियाज के स्वास्थ्य को लेके हम पहले तो हमारा जो दैनिक दिनचर्या है उसके ऊपर हम ध्यान दें। हम सभी अपने सही समय पे उठे, सही समय पे सोना होगा, और उसके हिसाब से खान पान में भी हमें परहेज लाना होगा, और हमारा जो खान पान होगा वो बहुत सहज सरल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें साधारण व्यायाम करनी चाहिए, और उसके साथ 45 मिनट्स की एटलीस्ट वॉक करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। इससे हम और बहुत सारे वेजिटेबल फ्रूट्स साथ में लेंगे, और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिए। तो इसी प्रकार अगर हम मेंटेन करके रहेंगे तो हम एज ए होल हमारे बॉडी को ठीक रख पाएंगे, हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर चौधरी? जी, निश्चित रूप से। और जो जैसा कि अभी तक चर्चा हुई है उस सब का सार यही है। मैं इसके साथ एक छोटी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आयुर्वेद में एक पंचकर्म थेरेपी होती है। पंचकर्म का मतलब होता है पूरी बॉडी का प्यूरिफिकेशन कर देना। यानी कि जो एक्चुअली बॉडी क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ चैनल्स। इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ चैनल होते हैं, छोटी छोटी सेल में से कैनेलिकुलाई, फिर एक डक्ट होती है, फिर डक्ट से वो आगे जाता है। तो इसी प्रकार से पूरी बॉडी में एक सिक्रीशंस ड्रॉ होते रहते हैं, उनमें कहीं रुकावट ना आए। तो उसके लिए जो साल की जो 2 ऋतुएं जिनको साधारण ऋतुएं माना जाता है, एक तो जो ऑटम होता है उधर जो वो होती है, और एक इधर बसंत ऋतु। इसमें शरीर से जो है वमन यानी कि वोमिटिंग और विरेचन यानी कि डेफिकेशन, परगेशन, और साथ साथ में कुछ मेडिकेटेड एनीमा, इनसे बॉडी का प्यूरिफिकेशन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए, और बहुत सारे लोग अब रूटीन में कराते भी हैं इस चीज़ को। हमारे पास इस प्रकार की थेरेपी के लिए लोग आते हैं, तो उनको कराइए, और प्लस डाइट और रेजिम को फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर अगर कुछ आखिर में जाते आते? मैंने जो पहले भी कहा, मैं दोबारा कहूँगा कि अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल ना करें, नॉट ओनली फॉर पैनक्रियाज बट अदरवाइज बिल्कुल ना करें, और संतुलित आहार लें। और जिन लोगों को इस तरह की समस्या है वो डॉक्टर की एडवाइस को बिल्कुल फॉलो करें, रेगुलर तरीके से डॉक्टर को दिखाते रहें, और डिले ना करें अपने ट्रीटमेंट में। ठीक है। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने जाना कि अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को कैसे स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि इसकी देखभाल हमारी पूरी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो आज जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ आए उन्होंने जो सलाह और सुझाव दिए उनको अपनाइए और स्वस्थ रहिए। और आप तीनों मेहमानों का फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप चाहें तो इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे किसी और स्वास्थ्य समस्या की, उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।